स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.5 करेंगे जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमने जैसे हमने पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा, फिर एलिमिनेशन मेथड, अब हम देख रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और फिर हम ये इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत एक इजी मेथड आपको बताया जाएगा जिसमें क्या होगा कि आपकी मिस्टेक होने के चांस कम रहेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करते हुए हमें ये देखना होगा कि ये जो दो इक्वेशंस दी हुई हैं ये कौन सा सॉल्यूशन बता रही है। तो 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं जिसमें एक तो पैरेलल लाइंस होती है जिसमें नो सॉल्यूशन होता है, और जो कोइंसिडेंट लाइंस होती है जिसमें a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2 होता है, और एक होता है यूनिक सॉल्यूशन जिसमें होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हम पहले चेक कर लेते हैं बाय कंपेयरिंग तो हम कंपेयरिंग फर्स्ट इक्वेशन को करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0 से कंपेयर कर रहे हैं। तो a1 की वैल्यू कितनी आ रही है इस इक्वेशन के हिसाब से। हम देख रहे हैं कि a1 को देखिए x का मल्टीपल कौन है, कोई भी मतलब जब नहीं है तो उसको 1 मानेंगे। अब b1 जो y का मल्टीपल है वो क्या है, -3 है, एंड c1 जो है वो क्या है, वो भी -3 है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन से a1 b1 और c1 की वैल्यूज आ रही है। ऐसे ही हम इस इक्वेशन से इक्वेशन 2 से हम देख रहे हैं कि a2x प्लस b2y प्लस c2 से कंपैरिजन करेंगे। तो a2 की वैल्यू आ रही है हमारे पास में 3, b2 की वैल्यू आ रही है हमारे पास में -9 एंड c2 की वैल्यू आ रही है हमारे पास में -2। अब हम देखते हैं कि क्या ये बन रहा है a1 b1 की वैल्यू क्या आ रही है। देखो a1 a2 जो हम यहाँ पे करते हैं a1 a2 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास में 1/3। अब b1 b2 की वैल्यू देख लेते हैं क्या आ रही है, -3 -9। तो ये भी क्या आ रही है 1/3। अब c1 c2 की वैल्यू देख लेते हैं, तो ये आ रही है -3 -2। तो ये आ रही है 3/2। अब हम देखते हैं कि हमारे पास में a1 a2 इज इक्वल आ गया b1 b2, बट नॉट इक्वल टू आया है c1 c2 के। तो यानी ये कौन सी लाइंस बन गई, पैरेलल लाइंस बन गई है। तो इसलिए हमें पता लगा कि इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन आंसर आने वाला है। इसलिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से या किसी भी तरह से सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। लेकिन अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। अब इसमें हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में, इसमें भी हम इसको कंपैरिजन करवाएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 से। तो हमारे पास में देखते हैं क्या वैल्यू आती है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके सारे जो टर्म्स है उसको एक तरफ कर लेना चाहिए। तो हमारे पास में स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन बनी है। अब इसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हमारे पास में देखिए a1 इज इक्वल आ रहा है 2, b1 इज इक्वल आ रहा है 1 क्योंकि कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोएफिशिएंट तो 1 होगा, एंड c1 इज इक्वल आ रहा है -5। ऐसे ही हम इस जो हमारे पास में सेकेंड इक्वेशन है उसको हम ले लेते हैं, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल देते हैं। पहले तो -8 इज इक्वल 0 एक तरफ ले जानी चाहिए सारी वैल्यूज, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसी तरह से होगा। इसको कंपैरिजन करेंगे a2x b2y प्लस c2 से। अब देखते हैं क्या वैल्यूज आ रही है। a2 की वैल्यू आ रही है 3, b2 की वैल्यू आ रही है 2 एंड c2 की वैल्यू आ रही है -8। अब देखते हैं कि a1 a2 क्या बन रहा है, देखिए 2/3, b1 b2 इज इक्वल क्या बन रहा है 1/2। वैल्यूज पुट कर रहे हैं, c1 c2 इज इक्वल आ रहा है -5/8। अब हम देख रहे हैं कि कोई भी वैल्यू चाहे वो a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2 इज नॉट इक्वल टू c1 c2। इट मीन्स इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा क्योंकि ना ही स्लोप सेम है ना ही इसके जो एक्सिस पे कट सेम है। तो बस स्लोप सेम नहीं होगा तो वो कटेंगे, कैसे भी करेंगे यूनिक सॉल्यूशन आएगा ही। तो इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। इसलिए अब हम देखते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। उसका मैं आपको बहुत अच्छा सा मेथड बताती हूँ जो कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल हमेशा सही होगा। आप ध्यान से देखिएगा, ये हम पहले सारी टर्म्स को एक तरफ लेकर इक्वल टू 0 लिखेंगे। उसके बाद में आपको बहुत आसान से मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने x लिखना है, x के नीचे अंडरलाइन करना है और इज इक्वल में -y लिखना है हमेशा, और फिर अंडरलाइन करना है, फिर कांस्टेंट टर्म यानी 1 लिखना है। अब आपको करना क्या है, बहुत इजी है। जिस वेरिएबल को आपने ऊपर लिखा है उस वेरिएबल को अपने हाथ से
ढक लेना है। उसके बाद में आपने बाकी जो भी कॉफिशियंट्स है, कॉफिशियंट्स यानी जो वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट टर्म्स, वो लिखने हैं। जैसे यहाँ पे +1 है तो हम लिख देंगे +1, फिर +2 है तो नीचे लिख देंगे +2, फिर -5 है उसको लिख देंगे -5 एंड -8। बहुत इजी है। उसके बाद में देखिए आप y को इसी तरह से ढकेंगे और फिर बाकी कॉफिशियंट्स को लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे 2 है, नीचे 3 है और फिर यहाँ पे -5 है, विद साइन लिखना है हमने। अगर जो साइन अगर माइनस का है तो लिखना पड़ेगा, प्लस का साइन अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी। अब देखिए यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसमें कांस्टेंट टर्म को ढक लेंगे। उसके बाद में बाकी जो भी कॉफिशियंट्स है उनको लिख देना। बहुत ही आसान है और कुछ भी नहीं सोचना आपने। अब देखिए अब x और उसके बाद में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमेशा, जैसे आप इसमें करते होंगे, लेकिन ये वाले मेथड में आपकी गलती होने के चांस बिल्कुल कम रहेंगे। और सब में एक ही चीज को अप्लाई करना है आपने, 1 को -8 से और माइनस का साइन लगा के 2 × -5। देखिए आपको ध्यान से देखिए, आपने पहले से ही ब्रैकेट्स लगा लेने ही हो ताकि आपकी मैथमेटिकल मिस्टेक नहीं होगी। दो ब्रैकेट्स हमेशा लगा लेने, थोड़ा सा बड़ा गैप छोड़ने, क्योंकि हमने इसके अंदर 2 टर्म्स लिखनी है। देखिए अब 1 × -8 विद साइन लिख देना है हमने। माइनस का साइन तो हमने लिखना ही। अब देखिए क्या आएगा, 2 × -5। अब देखिए 2 × -8, 3 × -5। हमेशा पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब देखिए 2 × 2 -1 × 3। अब देखिए मेरे पास में वैल्यू क्या आ रही है, x अपॉन में 1 × -8 यानी -8, 5 2 10, बट माइनस के 10 है तो माइनस माइनस प्लस के 10। अब माइनस का y, ये माइनस के y का आपको ध्यान रखना है। बाकी सारा सेम प्रोसीजर चलेगा। जिस टर्म को लिखना है उसको ढको और बाकी जो कॉफिशिएंट्स है उनको लिख दो। और उसके बाद में पहले यहाँ इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट टू राइट, उसके बाद में फिर नीचे वाले दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होगा दोनों का। अब देखिए माइनस के 16, फिर माइनस 5 3 15, माइनस के 15 आ रहे हैं तो बाद में उसको प्लस का बना देंगे। इज इक्वल में 1 अपॉन में 4 -3। अब देखिए क्या आ गया हमारे पास में वैल्यू, x अपॉन में प्लस का 2 आया, -y अपॉन में देखिए -16 + 15 यानी माइनस का 1 आ गया, 1 अपॉन में 1 आ गया। अब जब भी हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना होता है, एक टर्म वेरिएबल वाली है और एक कांस्टेंट टर्म को लेकर चलना है। तो हमारे पास में पहले आ गया x अपॉन में 2 = 1 अपॉन में 1 यानी x = 2 आ गया। ऐसे ही ये देखिए ये तो कैंसिल ही हो गया, तो y = क्या आ गया, y की वैल्यू भी 1 अपॉन में 1 ही आएगी, तो फिर हमारे पास में y = भी क्या आ गया, 1। तो हमारे पास में ये आंसर आ गया कि x = 2 है एंड y = 1 है। अब फिर से हम देखिए ये थर्ड क्वेश्चन है, इसको भी हम क्या करेंगे, सारी टर्म्स को एक तरफ लेकर जाएंगे ताकि हम कंपैरिजन कर सकें अपने a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2 के साथ में। तो यहाँ पे देखिए a1 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में, 3 है, b1 की वैल्यू आ रही है -5 एंड c1 की वैल्यू आ रही है -20। ऐसे ही अब हम इसको देख लेते हैं कि हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं, एक तरफ ले जाते हैं सारे वेरिएबल्स को एंड कांस्टेंट टर्म को। देखिए यहाँ पे a1 की वैल्यू आ रही है हमारे पास में 6, b1 की वैल्यू आ रही है -10 एंड c1 की वैल्यू आ रही है हमारे पास में -40। अब कंपैरिजन करते हैं, a1 अपॉन में ये 2 वाली टर्म्स है देखिए, क्योंकि ये दूसरी इक्वेशन है, हमें सेम इनके वैल्यूज नहीं रखने। तो a1 अपॉन में a2 देख लेते हैं क्या आ रहा है। a1 3 है, a2 हमारे पास में 6 है, b1 हमारे पास में -5 है और b2 हमारे पास में -10 है, c1 हमारे पास में है -20 एंड c2 हमारे पास में है -40। अब हम ध्यान से देखते हैं कि इसकी वैल्यू भी 1/2 आ रही है, इसकी भी वैल्यू 1/2 आ रही है और इसकी भी वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 आ रही है। अब देखिए क्योंकि अगर ये तीनों टर्म्स सेम होती हैं, a1 अपॉन में a2 = b1 अपॉन में b2 = c1 अपॉन में c2 है, तो ये कौन सी इक्वेशन बनती है, कोइंसिडेंट लाइंस बनती है। और इसके सॉल्यूशन कितने होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जिनकी वैल्यूज यानी हर पॉइंट आंसर है इनका, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। और हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन में अपनी वैल्यूज निकाल सकते हैं।
तो अभी हम इसका डायरेक्ट फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि इसका कोई आंसर नहीं आएगा। अब जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, वैसे मैंने जो दो आपको फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हम बोल रहे हैं कि कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहे हैं या हर कोई पॉइंट ही सॉल्यूशन है, तो आप चेक अगर आप करके देखेंगे तब भी आप देखिएगा कि उसमें कोई सॉल्यूशन निकलता नहीं है क्योंकि वो कट जाती है आपस में सारी टर्म। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं A1 अपन में A2 1/3 आ रहा है, B1 अपन में B2 1/1 आ रहा है, तो हमें यहाँ से पता लग रहा है कि ये यूनिक सॉल्यूशन वाली इक्वेशन है। दोनों इक्वेशंस को देख के तो हम इसको सीधे ही उसमें करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से आपको बता रही हूँ कैसे करना है। हमने क्या करना है, पहले सारी टर्म्स को एक तरफ लिख लेना है, उसके बाद में x माइनस वाई, ये ध्यान रखना है कि आपको माइनस वाई लिखना है, फिर 1 कांस्टेंट टर्म लिखनी है और बहुत इजीली आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि सभी में एक ही हमने मेथड करना है, जो टर्म लिखनी है उसको छुपा लेना है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखना है, -3 और -7 एंड -15। अब उसके बाद में y वाली टर्म लिखनी है तो y को छुपा लेना है, 1 3 एंड -7 -15 विथ साइन लगाना है हमने। अब 1 वाली टर्म को यानी कांस्टेंट टर्म को छुपा लेना, तो हमारे पास में आएगा 1 3 -3 तो 1 3 -3 सिंपली उसको लिखना है, सेम डायरेक्शन में लिखना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, सभी में सेम करना है। इसलिए पहले से हम क्या करेंगे, दो ब्रैकेट्स जिसमें दो टर्म्स लिखी जा सके ऐसे लगा देंगे, -y लिखेंगे ध्यान से ताकि हम कोई भी स्टेप स्किप ना कर दें बीच में से, इसलिए पहले ब्रैकेट्स लगा देने चाहिए ताकि हमारी मिस्टेक ना हो साइन की। तो -3 × -15 विथ साइन लगाएंगे, फिर -3 × -7 विथ साइन लगा रही हूँ मैं। देखो आपको ये बीच में जो माइनस है ये तो हमारा फॉर्मूला में ही है, लेकिन ये जो इनकी टर्म्स के साइन है वो साथ के साथ ही लगाना है हमने। -15 3 × -7 1 × -3 3 × -3। अब देखिए हमारे पास में कैसे आंसर आ रहा है, x इक्वल, अब देखिए प्लस का 45 आ जाएगा, 15 3 जा 45 होते हैं और माइनस प्लस, तो 45 -3 7 जा 21, वो भी प्लस के हो रहेंगे, माइनस प्लस हो रहेगा, लेकिन बीच वाला माइनस ऐसे का ऐसे रहेगा, इज इक्वल -y। अब देखिए यहाँ पे क्या रहा है, -15 और देखिए 3 7 जा 21, लेकिन वो माइनस क्या है, बीच में माइनस, तो ये प्लस का हो रहेगा, प्लस का 21 इज इक्वल 1 में -3 3 3 9, लेकिन वो प्लस के 9 बन जाएगा क्योंकि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। हमारे पास में अब देखते हैं इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में आएगा 4 एंड 24 आ गया यहाँ पे, इज इक्वल -y में 6 आ गया, लेकिन प्लस का आएगा, इज इक्वल में 1 में ये प्लस का 6 आ गया। अब देखिए हमने क्या करना है, कंपैरिजन करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले जो वेरिएबल्स है उसको कंपैरिजन करेंगे हम कांस्टेंट टर्म के साथ में। एक बार इसको इक्वल ये लिख देंगे, एक बार इसको इक्वल में ये लिख देंगे, तो हमारे पास में क्या आ रहा है देखते हैं हम, x में 24 इज इक्वल 1 में 6। अब ये 24 क्रॉस मल्टीप्लाई होके उधर जाएगा, तो x इज इक्वल क्या आ जाएगा, 24 में 6 यानी 4, यानी x की वैल्यू हमारे पास में आ गई 4। ऐसे अब देखते हैं -y में 6 इज इक्वल आ रहा है 1 में 6, यानी हमारे पास में आ गया -y इज इक्वल 6 में 6, यानी देखिए अब ये माइनस है तो उधर जाके ये दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस को हम इधर लिख देते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये माइनस नीचे चला जाएगा, एक ही बात है। तो हमारे पास में -1 आ गया, यानी हमारे पास में x की वैल्यू आ गई 4 एंड y की वैल्यू आ गई -1। तो ये हमारे पास में, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमने बोला गया है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इन दोनों इक्वेशन के हिसाब से, और हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें, क्योंकि गिवन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो हमें पता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन का जो हमारे पास में कंडीशन होती है वो क्या होती है, a1 में a2 इज इक्वल b1 में b2 इज इक्वल c1 में c2 होना चाहिए, तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं a1 a2 की वैल्यू क्या है। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, सारे टर्म्स को एक तरफ लेकर जाएंगे, तो हमारे पास में जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, 2x
प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल 0। अब a1 की वैल्यू देखिए क्या आ रही है, a1 इज इक्वल 2 आ रहा है, b1 इज इक्वल 3 आ रहा है एंड c1 इज इक्वल माइनस 7 आ रहा है। तो ये हमने ध्यान में रख लेना। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे इस जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास में गिवन है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई माइनस 3a माइनस बी प्लस 2 इज इक्वल 0। अब यहाँ पे देखिए कि जो a2 x प्लस b2 y प्लस c2 को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए x का मल्टीपल है वो a2 होता है, तो a2 इज इक्वल क्या आ गया a माइनस बी, b2 इज इक्वल क्या आ गया a प्लस बी। कंपेरिजन सिर्फ यही देख करना है कि हमारे पास में y का मल्टीपल कौन सा है। और c2 इज इक्वल क्या आ रहा है, देखिए c2 क्योंकि बाकी जो सारी टर्म्स बची हुई होती हैं वो कांस्टेंट टर्म हमारी रहती है, तो वो कौन सी है, c2 की पूरी वैल्यू आएगी ये वाली माइनस 3a माइनस बी प्लस 2। अब हम अपनी कंडीशन जो है उसके अंदर ये वैल्यूज रख देते हैं। तो हमने देखा कि a1 अपॉन में a2 इज इक्वल b1 अपॉन में b2 इज इक्वल c1 अपॉन में c2। तो कोई भी दो ले लेते हैं एक बार। तो a1 अपॉन में a2 इज इक्वल b1 अपॉन में b2 में हम अपनी वैल्यूज पुट कर रहे हैं। a1 की वैल्यू है हमारे पास में 2, a2 की वैल्यू है a माइनस बी इज इक्वल b1 की वैल्यू है हमारे पास में 3 और b2 की वैल्यू है a प्लस बी। ब्रैकेट में वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हम अपने इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। तो 2a प्लस बी इज इक्वल क्या आ जाएगा 3a माइनस बी। सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो हमारे पास में इक्वेशन बन गई 2a प्लस 2b इज इक्वल 3a माइनस 3b। अब देखते हैं कि जो इन टर्म्स को 2a माइनस 3a सेम टर्म्स को एक तरफ कर देते हैं, तो 2a माइनस 3a सारी टर्म्स को एक तरफ ही लेकर जा रही हूँ इज इक्वल 0। अब देखिए हमारे पास में क्या आ गया माइनस a प्लस के 5b इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हम कोई और दो कंपैरिजन कर लेते हैं। कोई भी, पहले हमने इन दोनों को लिया था, अब इन दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं, किसी को भी दो टर्म्स को ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेती हूँ मैं। अब कोई भी ले लेती हूँ, चलो a1 अपॉन में a2 इज इक्वल c1 अपॉन में c2 ले लेते हैं। तो a1 अपॉन में a2 की वैल्यू क्या आ गई, देखिए 2 अपॉन में a माइनस b इज इक्वल c1 की वैल्यू है माइनस 7 अपॉन में c2 की जो वैल्यू है वो है माइनस 3a माइनस b प्लस 2। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 माइनस 3a क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई से 2 को मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 2 और इज इक्वल में आ गया माइनस 7a माइनस b। देखते हैं क्या इक्वेशन बनती है। 2 3 आर 6 माइनस के 6 से पूरे से मल्टीप्लाई हो गए माइनस के 2b प्लस के 4 इज इक्वल माइनस के 7a प्लस के 7b। ठीक है, अब सारी टर्म्स को इधर ले आते हैं, तो माइनस के 6 है प्लस के 7 है, ये माइनस का 7 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 1a प्लस का बच जाएगा। हमने ये दोनों टर्म को सॉल्व कर लिया। माइनस के 2b एंड माइनस के 7b, क्योंकि 7b इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 9b हो जाएगा, प्लस के 4 एज इट इज रहने देते हैं इज इक्वल में 0। तो ये हमारे पास में दूसरी इक्वेशन बन गई। सॉरी ये कट हो गया, कोई बात नहीं। चलो अब देखिए हम इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अब ये वाला क्वेश्चन, अब यहाँ पे हम जो फर्स्ट इक्वेशन बनाई है उसमें देख लेते हैं कि माइनस a इज इक्वल 5b आ रहा है, माइनस 5b आ रहा है। ये देखिए मैंने उसको इधर ही रख दिया, तो माइनस a इक्वल माइनस 5b, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल 5b है। यहाँ पे हमने देख लिया, ये फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे लिख दिया मैंने। अब ये a की वैल्यू जो है मैं उसमें पुट कर देती हूँ, जो हमारी सेकंड इक्वेशन बनी है। तो इसे a की जगह मैंने लिख दिया 5b माइनस 9b प्लस 4 एज इट इज लिख दिया मैंने इसको। तो माइनस के 4b इज इक्वल माइनस के 4, ये 4 उधर लेकर गई हूँ, तो b इज इक्वल हमारे पास में आ गया 1। अब b की वैल्यू हमारे पास में आ गई है 1। अब क्योंकि a इज इक्वल 5b है,
तो ए इक्वल क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 इक्वल 5। तो हमारे पास में ए और बी की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे सिंपल ही कर दी क्योंकि मेंशन नहीं था इसमें, और यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू मिल रही थी तो हमने इसको ऐसे ही सॉल्व कर दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये सेकंड पार्ट है, इसमें हमें बोला गया कि नो सॉल्यूशन है, तो यानी ये पैरेलल लाइंस है। तो पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल देते हैं, फिर पैरेलल लाइन की कंडीशन हम इसमें अप्लाई कर देंगे, इज इक्वल 0। तो हमारे पास में A1 की वैल्यू आ रही है 3, B1 की वैल्यू आ रही है 1 एंड C1 की वैल्यू आ रही है -1। ऐसे इधर देखते हैं, इसको भी हम पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल देते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में मेरे कहने का मतलब है कि हम क्या करेंगे, सारे जो टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले जाएंगे ताकि हमारे पास में A1 A2 और A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यूज आ गए। तो ये हमारे पास में, हम देखते हैं A2 की वैल्यू कितनी आ रही है 2k -1, B2 की वैल्यू आ रही है k -1 एंड C2 की वैल्यू आ रही है हमारे पास में -2k -1। साइन एज इट इज होने चाहिए जो कि लगे हुए हैं उस पर। अब हमारे पास में क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है, सॉरी यूनिक नहीं है, इसका नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन होती है A1 अपॉन में A2 इज इक्वल B1 अपॉन में B2 होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। अब क्योंकि C1 अपॉन में C2 को तो हम यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि नॉट इक्वल के लिए हम कोई भी इक्वेशन ही नहीं बना सकते, उसकी तो बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो हमारे पास में ये दोनों चीजें हैं कि A1 अपॉन में A2 इज इक्वल B1 अपॉन में B2 रखेंगे। तो A1 यानी 3 अपॉन में A2 यानी 2k -1 इज इक्वल B1 यानी 1 और B2 इज इक्वल k -1। अब ये हमारे पास में जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 k -1 इज इक्वल 1 2k -1। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास में 3k -3 इज इक्वल क्या आ जाएगा 2k -1। अब जो अननोन टर्म्स है उसको एक तरफ ले आते हैं, -1 प्लस के 3 साइन चेंज करेंगे, जब इक्वल के उधर इधर उधर लेकर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में 3k में से 2k माइनस किया तो 1k आ गया इज इक्वल 2। तो यानी हमारे पास में k की वैल्यू आ गई 2। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।